हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लायोफिलिक और लायोफोबिक में डिफरेंस देखा था। लायोफिलिक क्या होते हैं? जो मेरे डीपी और डीएम पार्टिकल, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम, दोनों को आपस में इंटरेक्शन हो जिनमें, उनको क्या बोलते हैं? लायोफिलिक। और लायोफोबिक क्या होगा? जिसमें डीपी और डीएम पार्टिकल में मेरा किसी भी टाइप का कोई इंटरेक्शन ना हो, ये देखा था। और इसके आगे हमने देखा था, उनको बनाने के मेथड देखे थे। पहला डिस्पर्स मेथड था। डिस्पर्स मेथड में पहला मेथड कौन सा था? कोलोइडल मिल था। उसके बाद में ब्रिडिक्स आर्क मेथड था और एक पेप्टाइजेशन था। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, डिस्पर्स मेथड हमने देख लिया। अगला है कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड, ठीक है। इसमें दो टाइप से होंगे। पहला है मेरा फिजिकल मेथड, और दूसरा है मेरा केमिकल मेथड, ठीक है। तो पहला देखते हैं हम अपना फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या है? फिजिकल मेथड देखो, फिजिकल मेथड मतलब इसमें कोई भी टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी। हम फिजिकली, ठीक है, कोई भी कोलोइड को बना सकते हैं। तो इसमें दो टाइप से बनते हैं। पहला है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा मेथड बाय चेंजिंग ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है। पहला ऑप्शन है सॉल्वेंट को चेंज कर दो। देखो, दूसरा ऑप्शन है फिजिकल स्टेट को चेंज कर दो। तो देखो, पहला हम समझते हैं बाई एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। देखो, सॉल्वेंट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने किसी ग्लास में सपोज पानी लिया है, उसमें नमक डाला है, तो पानी को निकाल के उसमें कोई दूसरा सॉल्वेंट में ऐड कर दूं। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं सॉल्वेंट को चेंज कैसे करूंगा, ये थोड़ा सा है, इसको समझना। सॉल्वेंट को मैं चेंज कैसे करता हूँ किसी भी केस में, यहाँ भी नहीं और किसी चैप्टर में आप समझ सकते हो कि सॉल्वेंट चेंजिंग की जब भी बात आएगी तो वो मैं कैसे करूंगा। देखो, सपोज मेरे पास ये एक ग्लास है। सपोज इसको एग्जांपल में लेता हूँ, 10 ml का है, ठीक है। इसके अंदर मैं ऐड करता हूं, क्या ऐड करूं? कोई भी सोल्यूट पार्टिकल, जो इसमें सोल्यूबल हो, ठीक है। सपोज यहां पे ले लेता हूं मैं मेरा सॉल्वेंट ले लेता हूं। सपोज मैं अल्कोहल ले लेता हूं, ठीक है। यहां पे मेरा सॉल्वेंट क्या है? अल्कोहल है। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा जो सॉल्यूशन है, जो मेरा ये सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है, इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा एक बड़े वेसल में। बड़े वेसल में कैसे ट्रांसफर करूंगा? सपोज ये मेरे पास कोई एक बड़ा वेसल है, सपोज इसकी कैपेसिटी है 1 लीटर, और इसमें मेरा सॉल्वेंट क्या है? वाटर, ठीक। जैसे ही मैं इसको इसके अंदर ट्रांसफर करूंगा तो मेरा मेजर पोर्शन किसका बनेगा? सॉल्वेंट का। और सॉल्वेंट क्या है? मेरा वाटर। तो हो गया सॉल्वेंट चेंज। पहले सॉल्वेंट क्या था? मेरा अल्कोहल था। अब सॉल्वेंट क्या है? मेरा वाटर है, ठीक है। तो समझ में ये बात की किसी भी केस में मैं सॉल्वेंट को कैसे चेंज करता हूं? पहले मैं थोड़े अमाउंट में कोई दूसरा सॉल्वेंट लूंगा, ठीक है।
फिर जिसको चेंज करना है उसका ज्यादा अमाउंट लूंगा और उसके अंदर डाल दूंगा। तो मेरा यहाँ वाला जो सोलवेंट है वो इसमें एज ए सोल्यूट काम करेगा, सोलवेंट काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज P4 फॉस्फोरस का एक मॉलिक्यूल है। फॉस्फोरस जो मॉलिक्यूल है वो सोल्यूबल होता है, या फिर फॉस्फोरस प्लस अल्कोहल। ठीक है, यहां मेरा P4 बनेगा किसके अंदर, ये एज ए सोल्यूट काम करेगा। ये क्या मेरा सोल्यूट, ये क्या मेरा सोलवेंट, और ये P4 एक सॉल्यूशन बन जाएगा। P4 किसके अंदर है, अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल के अंदर है। ठीक है, और ये मेरा सोल्यूबल है। P4 हमेशा अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल होता है फॉस्फोरस, लेकिन पानी के अंदर नहीं होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा सॉल्यूशन बना है इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा किसमें, वाटर के अंदर। इसको ट्रांसफर कर दूंगा, मान लो ये कोई सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का वेसल, क्या है ये वाटर। तो जैसे ही मैं इसको इसके अंदर ट्रांसफर करूंगा, देखो P4 मेरा जो था अल्कोहल के अंदर सोल्यूबल था, लेकिन पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है। तो पहले मैं क्या किया, इसको थोड़े से अल्कोहल में डाल के सोल्यूबल बनाया। अब मैं इसको जैसे इसके अंदर डालूंगा तो मेरा एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, जैसे मैं इसको इसके अंदर डालूंगा मेरा एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ये क्या मेरा एक, फिर इसको हटा के सीधा लिखते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन। समझ रहे बात, P4 लिया सोल्यूट, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं था, पहले इसको अल्कोहल में हमने सोल्यूबल कराया, फिर अल्कोहल को सीधा ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, ये मेरा कौन सा मेथड है, बाय एक्सचेंज ऑफ सोलवेंट। दूसरा मेथड क्या है मेरा, बाय चेंजिंग ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, बाय चेंजिंग ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, इसको समझते हैं, इसको इधर लिख दें। सपोज कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक, इसके अंदर भरा हुआ है मेरे पास वाटर। ठीक है, कौन सा वाटर, चिल्ड वाटर, बहुत ठंडा पानी है। ठीक है, ये मेरे पास एक नली है, इधर से एक पाइप है, इस पाइप में मैं क्या डाल रहा हूं, सल्फर, सल्फर वेपर, सल्फर वेपर। ठीक है, इसके अंदर क्या डाल रहा हूं मैं, सल्फर वेपर डाल रहा हूं। ठीक है, तो जैसे सल्फर वेपर मेरी इधर से ट्रांसफर होगी यहां आएगी। जैसे ही वो इसके अंदर एंटर करेगी, ये किसके कांटेक्ट में आ जाएगी, चिल्ड वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगी। जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आएगी, इसका एक कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसमें सल्फर पूरी तरीके से डिस्पर्स होगी। ठीक है, सल्फर के मिलने के बाद ये मेरा क्या बन जाएगा, दूसरा कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, पहले इधर वेपर फेज में थी मेरी सल्फर, फिर आया इधर से, और जैसे ये पानी के कांटेक्ट में आएगी, ये बहुत ज्यादा गर्म है और पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, तो जैसे ही दोनों मिक्स होंगे ये कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ये क्या है मेरा, सल्फर सोल, सल्फर का कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये दो मेथड थे फिजिकल में। अब केमिकल मेथड में देखो कुछ रिएक्शंस है, वो आप देखें। इधर लिख देता हूं मैं केमिकल मेथड। देखो केमिकल मेथड में देखो 4 स्टेप है मेरे पास, 4 तरीके से केमिकल मेथड हो सकता है। ठीक है, इधर लिखूं B,
केमिकल मेथड। ठीक है, पहला डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन मेथड। दूसरा है ऑक्सीडेशन। तीसरा रिडक्शन। और चौथा है मेरा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब देखो इनके एक एक एग्जाम्पल है, वो आप याद कर लें तो फिर हो जाएगा काम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इधर से मैं लिख देता हूं, इधर ही लिख दूं क्या? देखो डबल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल लिख देता हूं इधर कि आप लिखिए AgNO3 प्लस KI, ये आप क्या बनाएगा AgI, ठीक है, प्लस KNO3, KNO3। सेकेंड ऑक्सीडेशन का एग्जांपल लिख देता हूं। ऑक्सीडेशन में हम लिख सकते हैं H2S प्लस SO2, ये बनाएगा मेरा सल्फर। ये क्या है मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसका एक वाइट सॉल्यूशन बनता है सल्फर का, वाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं रिडक्शन का। रिडक्शन में हम लिख सकते हैं कि 2AuCl3 प्लस 3SnCl2, ये बनाएगा 2AuCl, इसका कोलोइड बनेगा। ठीक है, प्लस 3SnCl4। एक हाइड्रोलाइसिस का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। FeCl3 प्लस 3H2O, ये बनाएगा FeOH होल थ्राइस। ठीक है, इसका कोलोइडल बन जाएगा। देखो ये सब चीजें याद करने की, आप याद करें। पहला है डबल डिकम्पोजिशन मेथड, ठीक है, फिर है ऑक्सीडेशन मेथड, फिर है रिडक्शन, फिर है हाइड्रोलाइसिस। सिंपल है, याद करें इनको। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड। इसको नोट कीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड कि कोलोइड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उन पे चार्जेस क्या क्या होते हैं, कैसे उन पे चार्ज आते हैं, कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव, सारे अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइड। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं चार्ज ऑन कोलोइड। चार्ज ऑन कोलोइड कि मेरा कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, वो मेरा पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बनते हैं वो भी देखते हैं। सपोज अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी उधर, आई थिंक एक रिडक्शन की थी। कौन सी रिएक्शन थी, मैं लिखता हूं कि AgNO3 प्लस KI, इसको मैं ले लेता हूं KI को एक्सेस में। ठीक है, इससे मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा AgI
प्लस KNO3। ठीक है, ये बना, ये कम है, ये ज्यादा है, एक्सेस में, ठीक है। तो ये एक कंटेनर के अंदर हो रहा होगा, तो यहां पे होगा क्या, पहले हम देखिए, सपोज चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वन बाय वन देखते हैं। तो ये मेरा एक AgI का कोलोइडल बनेगा, इसी का बनता है इस रिएक्शन में, आपको पता हो तो सपोज ये मेरा एक AgI पार्टिकल है, AgI मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो एक ही कंटेनर में ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा और ये भी रहेगा। तो ये क्या करता है, ये एक्सेस में है, तो ये इस मॉलिक्यूल के चारों तरफ घूमता रहेगा, ज्यादा है तो। इसमें और KI में कॉमन आयन कौन सा है, आयोडीन कॉमन आयन है, ये पहले भी हम देख चुके हैं। तो इसके ऊपर क्या होगा, I- की एक लेयर बन जाएगी, I- यहां रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। तो मेरा ये जो कोलोइड है वो किस टाइप से चार्ज हुआ है, इसके बाहर पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज। तो ये मेरा कौन सा कोलोइडल बनेगा, अगर मैं इसको एक्सिस में लूंगा तो मेरा कौन सा कोलोइड बनेगा, नेगेटिवली चार्ज कोलाइड, ठीक है। या फिर इसको नेगेटिव चार्ज ऑन कोलाइड, ठीक है। कोलाइड पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को थोड़ा सा एडिट करके लिखता हूं, एडिट कैसे करूंगा, सपोज AgNO3 है मेरा, प्लस KI है, ये क्या बना रहा है, AgI का कोलोइडल बनेगा प्लस KNO3। यहां पे मैं एक्सेस में इसको ले लेता हूं, AgNO3 को, ठीक है। तो सेम इसका कोलोइड बनेगा, तो ये तो मेरा रहेगा AgI, ठीक है। और इसी के अंदर, इसी कंटेनर के अंदर AgNO3 रहेगा, जो Ag+ के फॉर्म में टूट जाएगा, तो AgNO3। इसमें और इसमें कॉमन आयन कौन सा है, Ag+, तो इसके चारों ओर लेयर बन जाएगी, किसकी बनेगी, Ag+ की बनेगी, Ag+, इसे बना देता हूं मैं, Ag+ और Ag+, ठीक है। तो ये मेरे साथ कौन सा कोलोइड बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर वाला नेगेटिव था, इसके चारों तरफ चार्ज कौन सा है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये मेरा पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव कोलोइड, इसको लिख देता हूं पॉजिटिव चार्ज ऑन कोलोइड, ठीक है। इसी कंसेप्ट के ऊपर हम इनकी स्टेबिलिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं, वो भी देखते हैं स्टेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि किसी कोलोइड पे चार्ज है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा या नहीं होगा, या क्या होगा, ठीक है। इतना नोट करिए, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, यहीं पे एक टर्म आती है, वो देखते हैं, स्टार्ट करके लिख लीजिए चीज को। सपोज फिर से देखते हैं कि मेरा ये AgI पार्टिकल है, इसके चारों तरफ मेरे कौन से पार्टिकल होंगे, इसकी बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिव वाले की, ठीक है। चारों तरफ I- रहेगा, I-, ठीक है, I- रहेगा चारों तरफ। तो ये जिस कंटेनर में है, उस कंटेनर में देखो, यहां से I- आया, लेकिन इसमें Ag+ भी प्रेजेंट है, तो इसके चारों तरफ ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो Ag+ यहां आके चिपक जाएंगे इसके ऊपर, Ag+ कुछ इधर आ जाएगा, Ag+
ठीक है, तो इसके और इसके बीच में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कुछ एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। दो अपोजिटली चार्ज, कोई भी पार्टिकल के अंदर, कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर अपोजिट चार्ज है तो उनमें एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल। जेटा पोटेंशियल बिटवीन किस किस के बीच में, I माइनस एंड Ag प्लस। इसमें एक चीज और देखो, ये जो मेरी अंदर वाली लेयर है I माइनस, इसको मैं क्या बोलता हूं, ये मेरी है फिक्स्ड लेयर, और जो बाहर वाली है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं डिफ्यूज्ड लेयर। डिफ्यूज्ड लेयर, या फिर इसी को मैं बोलता हूं मोबाइल लेयर। ठीक है, जेटा पोटेंशियल समझ गए कि यहाँ पे एक कोई भी कोलोइडल पार्टिकल होगा, उसके ऊपर अगर नेगेटिवली चार्ज मेरा कोलोइडल पार्टिकल है तो इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज रहेगा, लेकिन नेगेटिव वाला बाहर पॉजिटिव आयन भी घूम रहेंगे तो उनको अट्रैक्ट करेगा, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा उसी को मैं क्या बोलता हूं, जेटा पोटेंशियल। ठीक है, हो गया। अब देखो इनकी स्टेबिलिटी को भी हम समझ सकते हैं। स्टेबिलिटी को कैसे समझेंगे कि किसी भी कोलोइड पे को पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा, उससे उसकी स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। सपोज मानते हैं ये मेरे पास एक कंटेनर है, यहां पे लिख सकते हैं आप स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। ठीक है, ये कंटेनर है, सपोज ये नेगेटिव चार्ज मेरा कोलोइड है, ये मेरा नेगेटिव वाला कोलोइड, एक ही समझते हैं। ये पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, ठीक है, ये सपोज ये नेगेटिव वाला मेरा कोलोइडल का पार्टिकल है, ये भी नेगेटिव वाला है, तो इन दोनों के बीच में एक रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा क्योंकि सेम टाइप ऑफ चार्ज है। समझ रहे, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में एक रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा, तो ये दूर दूर भागेंगे, तो पूरे में ये स्प्रेड आउट हो जाएंगे इवनली। ठीक है, इवनली घूमेंगे तो ये मेरा क्या होगा, एक स्टेबल कोलोइड होगा, क्योंकि इसमें पीपीटी बनेगा ही नहीं, सारे के सारे सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली रहेंगे, तो ये वाला मेरा स्टेबल कोलोइड बनेगा, स्टेबल। ठीक है, लेकिन दूसरा केस की बात करूं, मेरे पास इसमें ऐसे कोलोइडल पार्टिकल हैं जिनके बीच कोई चार्ज नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है, अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो मेरे नीचे आके यहाँ पे बैठ जाएंगे, क्योंकि जब इनमें कोई अट्रैक्शन ही नहीं बनेगा तो ये नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे तो इनका पीपीटी बन जाएगा, और पीपीटी वाला कभी कोलोइड बनता है, नहीं बनता, मतलब ये मेरा क्या होगा, अनस्टेबल। ठीक है, ये मेरा अनस्टेबल बन गया, मतलब अगर जब तक मेरा पार्टिकल चार्ज कंडीशन में है तब तक मेरा एक स्टेबल कोलोइड बनेगा, जैसे ही मैं इस चार्ज को हटा दूंगा ये सारे के सारे सेटल डाउन हो जाएंगे और मेरा अनस्टेबल कोलोइड बन जाएगा। ऐसे ही इसका ही एग्जांपल लेते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं कि AgI है मेरे पास, इसके चारों तरफ I माइनस है, ठीक है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे इसमें पॉजिटिव आयन डालना पड़ेगा या फिर नेगेटिव आयन डालना पड़ेगा, बताइए। देखो ये पार्टिकल है, इसके चारों तरफ मेरे पास नेगेटिव पार्टिकल अटैच्ड है, मुझे इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अंदर एक पॉजिटिव आयन डालना पड़ेगा, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव को खत्म कर पाएगा इफेक्ट को। तो इसके अंदर मैं डाल देता हूं MgCl2, MgCl2, MgCl2 किसमें, Mg प्लस आयन में टूट जाएगा, तो ये Mg प्लस आयन आके इससे अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब इससे कनेक्ट हो जाएगा इधर Mg, देखो
Mg प्लस, इधर पे नीचे क्या जाएगा Mg प्लस। ठीक है, तो Mg+2 यहाँ पे क्या काम कर रहा है, इसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर रहा है। जैसे ही MgCl2 में सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा, ये मेरा पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा मतलब इसका पीपीटी बन जाएगा नीचे। ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे चलता है। हो गया, चलो आगे पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, जल्दी से कवर करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है देखते हैं। देखते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है इसको समझते हैं। देखो मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है, चार्ज कोलोइड, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें मैं इलेक्ट्रोड डाल देता हूं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें करंट सप्लाई करूंगा तो इन पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी। सपोज ये नेगेटिव वाला है तो ये पॉजिटिव वाले की तरफ जाएगा, ये पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा। बस यही चीज मेरी क्या होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इसमें जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करूंगा तो वैसे ही मेरे चार्ज जो पार्टिकल है उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और चीज आती है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये चीज थोड़ा समझना। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, देखो ये चीज तो आसान कि ये पॉजिटिव वाला सपोज ये नेगेटिव वाला है, कि जैसे मैं प्लस माइनस इसमें डालूंगा, लाइट सप्लाई करूंगा तो इनका मूवमेंट होने लगेगा। लेकिन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट में क्या होता है कि मैं इस सॉल्यूशन के पीएच को चेंज करूं, चेंज करके एक ऐसा पीएच लेवल ला दूं जहां पे इन कोलोइडल पार्टिकल की, ठीक है, इन कोलोइडल पार्टिकल की मूवमेंट रुक जाए, कोई मूवमेंट ना हो। वो पॉइंट कौन सा होता है मेरा, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। सपोज ये पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है मेरा कि एट विच pH level where movement of colloidal particle stop। ठीक है, ना तो ये इधर जाएंगे, मतलब ये स्टॉप हो जाएंगे एक जगह। ठीक है, स्टॉप क्यों जाएंगे, क्योंकि पीएच को हम कुछ इस टाइप से सेट करेंगे कि ना तो इनकी मूवमेंट मतलब चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ ना हो। ठीक है, समझ गए। देखो एक चीज और इसमें समझने की है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसा होगा, पीएच वेयर मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल स्टॉप, कि इनकी कोई मूवमेंट ना हो। और एक और चीज हम देखें, देखो अगर ये मूव कर ही नहीं रहे, यहां से ना ये इधर जा रहा ना ये इधर जा रहा, मतलब इन पे कोई चार्ज नहीं है उस कंडीशन में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, कि जब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आएगा इनकी मूवमेंट रुक गई, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है फिर भी इनकी मूवमेंट रुक गई, मतलब इन पे उस कंडीशन में कोई चार्ज नहीं है। मतलब
ये हमने पहले देखा था कि अगर किसी कोलॉइड में पार्टिकल्स में अगर कोई भी चार्ज ना हो तो वो मेरा एक अनस्टेबल कोलॉइड होता है। ये हमने देखा पहले, अगर नो चार्ज अवेलेबल, नो चार्ज अवेलेबल, देन ये क्या होगा मेरा अनस्टेबल कोलॉइड। ठीक है, इस टाइम पे मेरा अनस्टेबल कोलॉइड होगा। और यहां पे भी इस कंडीशन में आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो ये मेरी मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा मेरी मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन है किसी भी कोलॉइड के लिए। ये चीज ध्यान रखें, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे मेरा कोलॉइडल सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि कोई चार्ज है ही नहीं, चार्ज नहीं रहेगा तो ये सेटल डाउन हो जाएंगे और मेरा कोलॉइडल बचेगा ही नहीं। ठीक है, नोट करिए इसको। आगे हम पढ़ते हैं। देखो ये मेरा हो गया चार्ज और कोलॉइड, प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं हम, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट सेकंड प्रॉपर्टी, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, टिंडल इफेक्ट देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। सपोज ये मेरे पास एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, यहां पे ये एक मेरा लेंस है। ठीक है, यहां पे मेरा एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स। ठीक है, ये मेरा कौन सा है? कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, यहां से कुछ लाइट ऐसे आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी। ठीक, ये कुछ ऐसे पास करेंगी। मैं खाली आउटर वाली बना रहा हूं। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन है। कोलॉइडल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन है मेरा? कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे ही मैं लाइट पास करूंगा, यहां से लाइट आ रही है कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू, इसके अंदर से लाइट मेरी पास कर रही है, तो यहां से ये जो पाथ है मेरा, ये मेरी लाइट का पाथ है, ये पाथ विजिबल होने लगता है। जैसे ही लाइट पास करता हूं मैं, तो मेरा ये जो पाथ है ये विजिबल होने लगता है। और यही मेरी प्रोसेस क्या होती है? टिंडल इफेक्ट, रॉबर्ट टिंडल इफेक्ट। ठीक है, जैसे ही मैं लाइट पास करूंगा किसी भी कोलॉइडल सॉल्यूशन से, तो मेरा जो लाइट का पाथ है वो मुझे दिखने लगेगा। यही मेरा क्या होता है? टिंडल इफेक्ट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये कैसा कलर का दिखेगा, कब दिखेगा, इसकी कंडीशंस क्या क्या है, वो वन बाय वन हम कंडीशन देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें पहले हम देख लेते हैं कि टिंडल इफेक्ट दिखता क्यों है। क्योंकि देखो जैसे ये लाइट इधर से आएगी, तो यहाँ पे ना जो ये कोलॉइडल पार्टिकल है, इनकी स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जैसे स्कैटरिंग होगी वैसे ही ये शो करने लगेंगे अपने पाथ को। ठीक है, जैसे आपने रूम में भी देखा होगा, कोई अंधेरा कमरा होगा, उसमें अगर ऊपर से कोई एक होल है और ऊपर से लाइट आ रही है, तो वो लाइट आपको दिखती है, एक्चुअल उसका पाथ हमको दिखता है। वो भी एक प्रोसेस किसका है? वो भी एक टिंडल इफेक्ट का ही प्रोसेस है। आपने देखा होगा किसी जंगल में, मतलब बहुत से होता है कि जंगल है, वहां पे लाइट आ रही है, वो लाइट हमको एक्चुअल में दिखती है,
वो भी एक इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट ही है। और होता क्यों है, वो स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल, जो भी मेरे एनवायरनमेंट में पार्टिकल है वो स्कैटरिंग करते हैं उस लाइट का। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, कैसा कलर का दिखेगा। ठीक है, तो कंडीशन में देखते हैं। कंडीशन ऑफ टिंडल इफेक्ट, कि टिंडल इफेक्ट मुझे कब कब दिखेगा। पहली कंडीशन कि जो मेरी लाइट की वेवलेंथ है और मेरे जो पार्टिकल्स का डायमीटर है, मेरे कोलोइडल पार्टिकल का डायमीटर है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखूं, लैम्डा ऑफ किसका, वेवलेंथ किसकी, लाइट की, वेवलेंथ ऑफ लाइट ऑलमोस्ट इक्वल टू साइज ऑफ, साइज मतलब उसका डायमीटर, साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल, कोलोइडल पार्टिकल। ठीक है, कि मेरी इसकी जो वेवलेंथ है वो इसकी वेवलेंथ के ऑलमोस्ट क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, अगला हम देखते हैं कि जो मेरा, देखो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या होगा, एक तो मेरा डीपी होगा, डिस्पर्शन फेज होगी, और एक मेरा डीएम होगा। इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा होना चाहिए, उनमें डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, उन दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, तभी तो ये जो लाइट है जिसको पता चलेगा, ठीक है, कि कौन डीपी है और कौन डीएम है। तो लार्ज डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका किसका, डीपी एंड डीएम, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और भी रीजन है इसके, देखो दो ही थे इसके मेन रीजन, एक और हम अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जनरली चलो मेरे को बताओ, जो टिंडल इफेक्ट है वो मेरा लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन में दिखेगा या लायोफोबिक में। देखो अगर लायोफिलिक होगा तो वो मेरा स्टेबल कोलोइड बनेगा, और स्टेबल कोलोइड बनेगा तभी मेरा टिंडल इफेक्ट होगा। अगर कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब कि डीपी और डीएम में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तब तो मेरा डीपी नीचे आके जमा हो जाएगा। जैसे इसको मिलाऊंगा तो मेरा सॉल्यूशन बनेगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन जैसे सेटल होगा वो कोलोइडल से हट जाएगा। तो ये किसमें शो करता है, टिंडल इफेक्ट, जो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो टिंडल इफेक्ट इन लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन मेनली इसी के अंदर दिखता है, क्योंकि ये एक स्टेबल कोलोइड है। ठीक है, आगे चलते हैं, थर्ड देखते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि कलर ऑफ कोलोइड, कलर कैसा दिखेगा इसका। ठीक है, तो देखते हैं टिंडल इफेक्ट का कलर कैसा दिखता है। कलर ऑफ कोलोइड इन टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। ठीक, देखते हैं। देखो ऐसे कुछ आ रहा होगा कि मैं इसको सीधा बना देता हूं, ये मेरा टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है, ये पाथ ऑफ लाइट है। ठीक है, अगर मेरा ऑब्जर्वर यहां है, अगर मेरा ऑब्जर्वर यहां है ऊपर से, ये क्या मेरी आई, ऑब्जर्वर की आई है, अगर ये 90 डिग्री एंगल मतलब राइट एंगल से देखेगा,
तो इसको कोलोइड कैसा दिखेगा, इसको दिखेगा ब्लू कलर का, ठीक है। लेकिन जब इसको मैं 180 डिग्री से देखूंगा तो मेरे को इसका कलर कैसा दिखेगा, रेड कलर का, ठीक है। डिपेंड करता है ये कि मैं कहां से देख रहा हूं, समझ रहे हैं। जब इसको मैं ऊपर से देखूंगा एकदम राइट एंगल ट्रायंगल से, राइट एंगल ऊपर से देखूंगा एकदम, तो मुझे किस कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का। और एकदम सामने से देखूंगा तो मुझे किस कलर का दिखेगा, रेड कलर का। ब्लू कलर का ऊपर से क्यों दिखता है, क्योंकि मेरा ब्लू कलर का जो स्कैटरिंग है वो मैक्सिमम होता है, ज्यादा स्कैटर होगा ब्लू कलर, और रेड कलर जो है वो सबसे कम स्कैटर होता है। तो इसलिए रेड कलर वाला सामने से दिखेगा और ब्लू कलर वाला ऊपर से दिखेगा, ठीक है। कलर ऑफ कोलोइड, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एग्जांपल क्या है, गोल्ड सोल का एक एग्जांपल है। एग्जांपल है किसका, गोल्ड सोल का एक एग्जांपल है। अगर मैं कोलोइडल सॉल्यूशन लूंगा, अगर फाइन गोल्ड पार्टिकल लूंगा, फाइन गोल्ड पार्टिकल, ठीक है, तो मेरा कलर कैसा दिखेगा, तो मुझे दिखेगा ये रेड कलर का। लेकिन अगर मैं कोरस गोल्ड पार्टिकल लूंगा, इससे थोड़े बड़े, कोरस गोल्ड पार्टिकल, तो मुझे कैसा कलर का दिखेगा, पर्पल कलर का, पर्पल कलर, ठीक है। और अगर मैं और बड़ा कर दूंगा इसको, तो फिर ये धीरे धीरे गोल्डन में चेंज होता जाएगा। पहले रेड दिखेगा, पर्पल दिखेगा, फिर हो जाएगा ये गोल्डन, ठीक है। गोल्डन कलर का हो जाएगा फिर धीरे 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 धीरे, ठीक है। ये इसका एक एग्जांपल था। दूसरी चीज, इसका कलर और किस पे डिपेंड करता है, इसका कलर और डिपेंड करता है इंसिडेंट लाइट पे भी। इंसिडेंट लाइट पे देखो, विबग्योर ऐसे बनता है क्या, विबग्योर, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही बनता है। अगर मेरी इंसिडेंट लाइट वॉयलेट कलर की हुई तो कैसा कलर दिखेगा, टिंडल इफेक्ट का येलो कलर, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है। अगर वॉयलेट हुई तो मुझे येलो दिखेगा, येलो हुई तो मुझे वॉयलेट दिखेगा, ब्लू हुआ तो ऑरेंज दिखेगा, ऑरेंज हुआ तो ब्लू दिखेगा, रेड अगर इंसिडेंट है तो ग्रीन दिखेगा, और ग्रीन में इंसिडेंट है तो रेड दिखेगा। ये भी एक फैक्टर है कि इंसिडेंट लाइट का मेरा कलर कैसा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है मेरा टिंडल इफेक्ट का कलर, ठीक है। और ये हमने बताई थी आपको कि एंगल कि कहां से देखना है। अगर 90 डिग्री वाला है तो मुझे ब्लू कलर का दिखेगा, और सीधा मैं देखूंगा तो मुझे रेड कलर का दिखेगा। क्यों दिखेगा, ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है और रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसकी 3 प्रॉपर्टी हो चुकी हैं कोलोइड की, सॉरी 2 ही हुई हैं। पहली कौन सी थी, 4 जोन कोलोइड, उसमें हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव वाला कोलोइड कौन सा है। दूसरी की कौन सी थी मेरी, टिंडल इफेक्ट। और अब एक और देखते हैं, ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, देखो अगर कोई भी कोलोइड है मेरा, इसके अंदर ये कोलोइडल पार्टिकल है, तो ये हमेशा मेरे रैंडम मूवमेंट करेंगे, ऐसे 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 घूमते रहेंगे, कैसे भी घूमते रहेंगे,
ठीक है, यही मेरा क्या है, ब्राउनियन मोशन है, कुछ नहीं है इसमें, ब्राउनियन मोशन। और ये डिपेंड किस पे करता है, अगर साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीज तो मेरा ब्राउनियन मोशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों, देखो ब्राउनियन मोशन होता क्या है, ये ऐसे ऐसे घूम क्यों रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है, डीपी पार्टिकल है और क्या है मेरा डीएम पार्टिकल है, इन दोनों के आपस में कोलिजन हो रही होगी। ठीक है, तो होता क्यों है, कोलिजन ऑफ डीपी एंड डीएम पार्टिकल। ठीक है, डीपी और डीएम पार्टिकल की कोलिजन हो रही होगी, लेकिन जैसे ही मान लो इसका साइज बढ़ेगा तो उतना रैंडमली मूवमेंट नहीं कर पाएगा जितना इसका लाइट वेट, मतलब साइज जब छोटा था तब जितना मूवमेंट कर पा रहा था, अब उतना मूवमेंट नहीं कर पाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेरा ब्राउनियन मोशन। ठीक है, एक छोटी सी चीज रह गई है, वो देख लेते हैं, जो मैंने पढ़ाया था आपको, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज फ्लूइड, इनके कुछ एग्जांपल हैं, ये आप लिख लें, पॉजिटिव चार्ज के और नेगेटिव चार्ज के। पॉजिटिव चार्ज कोलोइड, और इधर में लिख दूंगा नेगेटिव चार्ज कोलोइड। ठीक है, इसमें एग्जांपल लिखे, मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, इसमें होगा मेरा मेटल सल्फाइड्स, मेटल सल्फाइड्स। ठीक है, और देखते हैं इसका एग्जांपल। पॉजिटिव के मेरा एग्जांपल है ब्लड, जो आपकी बॉडी में है, ब्लड इसी का एग्जांपल है पॉजिटिव चार्ज फ्लूइड का। और नेगेटिव का है मेरा स्टार्च और गम। ठीक है, ग्लू। और इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बेसिक डाइस, एग्जांपल जैसे मिथाइलिन ब्लू। और मेरा एसिडिक का एग्जांपल है एसिडिक डाई, मतलब मेरा नेगेटिव चार्ज का। इसका कलर कौन सा होता है, कोंगो रेड, कोंगो रेड इसका कलर होता है। देखो ये याद करना है, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आज का क्लास खत्म करते हैं। देखो इसी के ऊपर दो एग्जांपल हैं, करते हैं। मेरे एग्जांपल किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, कि कोलोइड का चार्ज कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, प्रिडिक्ट the charge on colloid formed if FeCl3 is treated with, किसके साथ ट्रीट करेंगे, पहला है मेरा हॉट वाटर, पहला है हॉट वाटर और दूसरा है मेरा NaCl।
या फिर NaOH है, सॉरी। ठीक है, इसको अटेम्प्ट करें फिर देखते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या कर रहा हूं मैं। FeCl3 को ट्रीट कर रहा हूं किसके साथ, हॉट वाटर के साथ। तो FeCl3 प्लस H2 ये क्या बनाएगा, FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, जिसका क्या बनेगा सॉल्यूशन गोल्ड। सॉल्यूशन देखते हैं, देखो FeCl3 मेरा, इसको मैं किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूं, हॉट वाटर के साथ, H2 के साथ। प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, FeOH का होल थ्राइस, इसका मेरा कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो FeOH का होल थ्राइस ये एक कोलोइडल पार्टिकल होगा। ठीक है, H2O में क्या डिसॉल्व है, FeCl3। FeCl3 इन दोनों के बीच कॉमन आयन कौन सा है, इसके और इसके बीच Fe प्लस। तो इसके चारों तरफ कौन कवर कर लेगा इसको, Fe प्लस। तो ये वाला कौन सा कोलोइडल बनेगा, Fe प्लस वाला, ये वाला, ये बनेगा मेरा पॉजिटिव, क्योंकि इस पे चार्ज पॉजिटिव है ना बाहर की तरफ, पॉजिटिव कोलोइड। ठीक है, सेकंड क्या है मेरा, अगर मैं इसको NaOH के साथ ट्रीट कर दूं, FeCl3 है प्लस, इसको मैं किसके साथ ट्रीट कर रहा हूं, NaOH के साथ। तो क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट, FeOH का होल थ्राइस प्लस इधर क्या बनेगा, NaCl। ठीक है, तो इसका मेरा क्या बनेगा कोलोइडल सॉल्यूशन, FeOH का होल थ्राइस। अब देखो ये मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसमें और इसमें NaOH और FeOH का होल थ्राइस, दोनों में कॉमन आयन कौन सा है, OH माइनस। तो इसको कौन कवर कर लेगा, OH माइनस, OH माइनस। तो इस कंडीशन में कौन सा मेरा कोलोइडल बनेगा, नेगेटिव कोलोइडल। ठीक है, ये दो एग्जांपल हैं। इस टाइप से और भी आपसे बन सकता है, मल्टीपल एग्जांपल्स बन सकते हैं, ध्यान रखें। थैंक यू।